बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 16 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ओहम्स लॉ के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसा लॉ पढ़ने जा रहे हैं जिसकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही ज्यादा अहमियत है। आप ये समझ लें कि जिस तरह मैकेनिकल फिजिक्स में सर आइजक न्यूटन के जो लॉज थे उन्होंने पूरी मैकेनिक्स को खड़ा कर दिया था, इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि ओहम्स लॉ ने करंट इलेक्ट्रिसिटी को एक सही जो है बिल्डिंग की शक्ल दे दी है, तो इस बात में कोई गलत बात नहीं होगी, यानी बिल्कुल हकीकत है। ओहम ने क्या कहा था? स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, ये बड़े एक मशहूर साइंटिस्ट है, इनका नाम था साइमन ओहम, इनको कहा जाता है, ये उनके नाम से मंसूब हुआ ये लॉ, तो ओहम लॉ भी नाम ओहम ही रख दिया गया। ओहम ने ये कहा था कि जब कभी किसी भी सर्किट यानी फर्ज करें ये हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर मैं इस कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, बैटरी के साथ, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो आप इस तरह आराम से करंट जो है वो कन्वेंशनल वे में फ्लो करने में कामयाब हो जाएंगे, और करंट के फ्लो होने की रीजन जो होगी वो हमारे पास इन दोनों साइड्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बारे में पढ़ाया था। मैंने यह भी बताया था, मैंने कहा करंट का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना स्टूडेंट्स, या पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल, ये हमारे पास एनर्जी इन अ यूनिट चार्ज होता है, या एक चार्ज कितना वर्क डन कर रहा है वो होता है। तो चार्ज जितना वर्क डन करेगा उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा। सो बच्चों, एक्चुअली करंट जो फ्लो करता है इट इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, नो करंट कैन फ्लो थ्रू इट। व्हाई? बिकॉज दोनों साइड पे एनर्जीज बराबर हो जाएंगी, तो ना करंट इधर से फ्लो करेगा ना करंट इधर से फ्लो करेगा, तो हमारे पास करंट, इसका मतलब है फ्लो नहीं करेगा। साइमन ओहम ने कहा था कि एक्चुअली ये जो इसको वोल्टेज भी कहा जाता है, पोटेंशियल भी वोल्टेज भी कहा जाता है। वोल्टेज याद रखिएगा, वोल्टेज भी नाम ले सकते हैं, वोल्टेज अच्छा नाम है। ये जो वोल्टेज है जो कि एक्चुअली एनर्जी इन अ यूनिट चार्ज है, पर यूनिट चार्ज, यानी जो आपकी एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी करंट के। ये उल्टा भी हो सकता है, यानी करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, यानी करंट के बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है, या दूसरे मानों में वोल्टेज के बढ़ाने से करंट भी बढ़ता है। यानी एनर्जियां बढ़ेंगी तो आपका करंट भी फ्लो करेगा ज्यादा, एनर्जी कम होगी करंट कम फ्लो करेगा। इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, आप खुद अपनी लाइफ में बहुत सारी जगहों पे अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का। इसकी हम एग्जांपल यूं लेते हैं। पहले तो एक बात समझने की कोशिश करें कि जो आपका वोल्टेज है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है, या पोटेंशियल कहते हैं, ये तो एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा वोल्टेज होगी। एक चीज है करंट, इसके बारे में भी मैंने बताया था। करंट कहते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन अ यूनिट टाइम, कि एक टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। करंट के वाले से मैंने बताया था कि एक टाइम में कितने चार्जेस फ्लो करें। सो अगर देखा जाए तो वोल्टेज का गहरा ताल्लुक होता है एनर्जी के साथ, और करंट का गहरा ताल्लुक होता है कितने चार्जेस आपके फ्लो कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। कभी आप लोगों ने मोटरवे पे सफर किया होगा। मोटरवे पे गाड़ियां बहुत तेजी से जा रही होती हैं, बहुत तेजी से जा रही होती हैं, और एक वक्त में बहुत सारी गाड़ियां फ्लो करती हैं। गाड़ियों की एनर्जी अच्छी खासी होती है, दे फ्लो वेरी फास्टली, बहुत तेजी से जा रही हो। उसके बरक्स आप ऐसी जगहों पे चले जाएं जहां गाड़ियां बहुत स्लो चल रही हों, यानी एनर्जी कम है, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स भी कम फ्लो कर रही होंगी,
रीजन स्टक हो जाएगा, बहुत सारी गाड़ियां नहीं आ सकेंगी, जबकि एक टाइम में आपको स्मूथ वे में ज्यादा गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करके या मूव करके चली जाती हैं। यहां भी ऐसा ही है। देखें, एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वोल्टेज ज्यादा होगी, वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी, चार्जेस में एनर्जी आ गई है ना, वोल्टेज का मतलब चार्जेस में एनर्जी आ गई है, चार्जेस में ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे, और अगर ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे तो करंट भी फ्लो करेगा ज्यादा से ज्यादा। सो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ जाता है। जितना जितना वोल्टेज को इंक्रीज करते जाए, वोल्टेज का मतलब यानी एनर्जी ना यूनिट चार्ज इंप्रूव करें, तो ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे। तो कम एनर्जी अगर हो हमारे पास चार्जेस में, तो इसका मतलब है इतने चार्जेस फ्लो ही नहीं करेंगे। पहले ही चार्जेस को मुसीबत हुई है चलने में, तो मजीद कहां चार्जेस चल रहे होंगे, चार्जेस एक टाइम में कम फ्लो कर रहे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के। अच्छा, ये वाइस वर्सा दोनों ये सब भी है, करंट को बढ़ा के नंबर ऑफ चार्जेस भी बढ़ाकर आप एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी ऐसा है। तो बच्चों, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो इक्वल का साइन लगता है, ये आप लोगों को पता है, और यहां कांस्टेंट लगता है, और यहां कांस्टेंट लगेगा आर, ये कांस्टेंट है जिसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, आर। ये व्हाट इज आर, ये तो मैं आगे जाकर बताता हूं। आर क्या होता है, वी ओवर आई, यानी आपके पास आई मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो वी ओवर आई हो जाएगा, जिसको वी ओवर आई भी कहा जाता है। वी कहते हैं पोटेंशियल को, आई कहते हैं करंट को, इन दोनों की रेशो जो होती है उसको आर यानी रेजिस्टेंस कहा जाता है, रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस नाम ही है, रेजिस्ट करना, रुकावट पैदा करना। स्टूडेंट्स, जब ये चार्जेस यहां से मूव कर रहे होते हैं ना, इट इज नॉट इजी फॉर द चार्जेस टू मूव थ्रू दिस, यानी वो इतना आसान नहीं होता कि चार्जेस को यहां से मूव करना। ये चार्जेस मूव कर रहे हैं, इसको बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स का सामना करना पड़ता है, और ये इनसे टकराते हैं, और टकराते ही अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, और यहां रुकावट पैदा होनी शुरू होती है। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यही रेजिस्टेंस हॉल्ट होती है आपके पास। इस रेजिस्टेंस का ताल्लुक होता है कुछ फैक्टर्स पे, वो आगे जाकर बताऊंगा। तो ये रेजिस्टेंस आपको सामना करना पड़ता है, और ये रेजिस्टेंस आप निकालते हैं वी और आई की रेशो से। ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। ये कब कांस्टेंट होती है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन उससे पहले मैं रेजिस्टेंस की यूनिट बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि रेजिस्टेंस के कुछ के कैसे कांस्टेंट होती है, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, V की यूनिट होती है वोल्ट, ये अलेक्जेंड्रो वोल्टा एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से ये रखी गई थी। और I करंट होता है, करंट की यूनिट होती है एम्पेयर, जो कि एक एम्पेयर एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट है, उसके नाम से रखी गई थी। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होगी वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर, जिसको इसी ओहम के लॉ से ओहम रखा गया था, ओहम रखा गया था इसी के नाम पे। So what is ohm? Ohm is defined as the total voltage per unit ampere, यानी एक एम्पेयर करंट के हिसाब से कितनी वोल्टेज है, V है, तो उसको ओहम कहा जाता है। और इसका साइन ये होता है हमारे पास, ये साइन होता है, ठीक है। ये आपने देख उल्टी देख रखी हुई है, यानी उसका साइन है हमारे पास। इसको वैसे ओमेगा भी पढ़ा जाता है, ओमेगा। आई होप आप लोग ये सारी बातें समझ गए होंगे। अब ये रेजिस्टेंस कब कांस्टेंट होती है, जब चार्जेस को एक ही जैसी रुकावट हर दफा फील हो रही हो। अगर चार्जेस को ज्यादा रुकावट फील हो रही हो, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। चार्जेस को कम रुकावट फील हो रही हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर चार्जेस को एक ही जैसी रुकावट हर दफा फील हो रही हो तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी। याद रखना, ओहम लॉ तब एप्लीकेबल होगा जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। यानी हम यूं अंदाजा लगाते हैं, फर्ज करो मैं एक चार्ट बना रहा हूं, ये देखें, ये वोल्ट का है, ये V का है, और ये हमारे पास करंट का है, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है जो कि होता है V ओवर I के इक्वल, आपने पढ़ा हुआ है। यानी वोल्टेज हमारे पास फर्ज करो 10 वोल्ट रखी, और करंट हमारे पास 1 एम्पियर है। अब V ओवर I, V डिवाइड I करो तो 10 ओहम हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा।
यही फॉर्मूला V ओवर आई, V की जगह पे 10 रखो, I की जगह पे 1 रखो, तो आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। हम इसको डबल कर देते हैं, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि वोल्टेज के डबल होने से करंट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, सेम रेशियो से बढ़ेगा। तो अगर ये 20 है, ये 2 हो जाएगा, तो 20/2 कर ले अगर हम, तो फिर 10 आ गया, यानी 10 ओहम हमारे पास कांस्टेंट आ गया। ये 30 कर लो, ये 3 हो जाएगा, फिर 10 ओहम आ गया। ये आप 100 कर लो अगर फर्ज करो, और ये 10 कर लो, तो फिर हमारे पास वही आंसर है। यानी जितनी वोल्टेज पैदा करें, करंट भी अगर उतने टाइम्स बढ़ जाए, तो याद रखना रेजिस्टेंस हमारी कांस्टेंट जा रही है। लेकिन कभी कभी अगर लोचा हो जाए, तो फिर इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। इसका मतलब है रेजिस्टेंस आपकी चेंज हो गई है। इसका मतलब है कि वोल्टेज, सेम वोल्टेज आपको, सेम इंक्रीज इन वोल्टेज, सेम इंक्रीज इन करंट में नहीं प्रोड्यूस कर रहा। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस का कोई इशू हुआ है, या रेजिस्टेंस बढ़ गई है या रेजिस्टेंस कम हो गई है तब। तो रेजिस्टेंस का फैक्टर 2 चीजों पे होता है। ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखने के लिए 2, इसीलिए ओहम लॉ में 2 लिमिटेशन है। पहली चीज टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, किसका? कंडक्टर का, जिसमें करंट डाला है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। दूसरी चीज हमारे पास एरिया कांस्टेंट होना, सॉरी, फिजिकल स्टेट कांस्टेंट होनी चाहिए, फिजिकल स्टेट कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ बच्चों? एक बात याद रखो, जब ये चार्जेस यहां से फ्लो करते हैं ना, तो इनको ये एटम्स और मॉलिक्यूल से टकराव की वजह से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर फर्ज करें इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, कंडक्टर का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दे, तो इंक्रीज करने से इनके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, उनकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत फास्ट, इतनी फास्ट हो जाएगी कि चार्जेस इतने आराम से उनके साथ स्ट्राइक करके निकल नहीं सकते, उनको और मुश्किल फेस आएगी। जब उनको मुश्किल फेस आई, रेजिस्टेंस बढ़ गई, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, और फिर आपका करंट स्लो हो जाता है, फिर इतने आराम से करंट नहीं निकलता। करंट देखो, रेजिस्टेंस बढ़ जाए, रेजिस्टेंस और करंट का आपस में रिलेशनशिप इनवर्स है, यानी रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम हो जाता है, यानी इतने आराम से अब चार्जेस आपके फ्लो नहीं कर रहे हैं। सो आई होप ना, तो ये 2 चीजें, एक टेम्परेचर को कांस्टेंट चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस में चेंजेस आ जाती हैं, रेजिस्टेंस में चेंजेस आने से करंट में भी चेंजेस आ जाएंगी, फिर ओम लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ओम लॉ की लिमिटेशन है कि आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी चीज, फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर भी चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी इसकी जो शक्ल है वैसी रहे। ये नहीं है कि एक दफा से करंट दे रहे हो, दूसरी जगह से यहां से आप किसी प्लायर की मदद से आप उसको दबा दो, एरिया छोटा कर दो, या इसकी लेंथ छोटी कर दो, इसकी शक्ल वैसी की वैसी रही हो। अगर याद रखें, अगर लेंथ भी चेंज होती है ना, 2 चीजों के चेंज होने से भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, एक लेंथ और एक एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन दोनों के चेंजेस होने से भी आपका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। याद रखें, अगर ये 2 चीजें कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी वैसा ही है, हीट नहीं पैदा हो रही। हीट समटाइम ऐसा भी होता है कि चार्जेस जब जा रहे होते हैं, स्ट्राइक करते हैं, फ्रिक्शन खाते हैं, और फ्रिक्शन से भी हीट पैदा हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है। सो बच्चों, बड़ा स्मूथ सा कंडक्टर होना चाहिए कि उस पर इतनी फ्रिक्शन का लाहक ना हो इतनी ज्यादा। इसके लिए आपके टेम्परेचर को कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, फिजिकल स्टेट कांस्टेंट चाहिए, यानी कोई शक्ल में चेंजेस नहीं करनी आपने, तब आपका ओम लॉ साहब एप्लीकेबल होगा, एंड इट वुड बी स्माइलिंग, स्माइल कर रहा होगा, बिल्कुल। और अगर आपका ये दोनों चीजें कांस्टेंट नहीं है, इट वुड बी लाइक इन एंग्री मूड, ये एक एंग्री मूड में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इन दोनों में से एक कोई प्रॉब्लम हो गया हमारे पास। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर जो है ना, ओहम लॉ का अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, जब चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, जैसे ये, आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें, ये देखें, ये हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये देखें, ये फर्ज करो ये V है, ये I है, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। V 10, 20, ये देखो यही वाले ड्रॉ कर रहा हूं, 30, 40, ये, और करंट आपका कितना था पहले? 1 एम्पेयर, फिर 2 एम्पेयर, फिर 3, फिर 4।
अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करता हूं, जैसे फर्ज करो ये 1 है, ये 2 3 4, मैं ये इसको इससे मिलाया, ये आ गया, यानी 10 को 1 से, 20 को 2 से, 20 को 2 से, 3 को हम 30 से, 4 को हम 40 से। तो अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी हमारे पास, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपकी। अगर ये लाइन कहीं से ट्विस्ट हो जाती है तो इसका मतलब है प्रॉब्लम है, फिर इसका मतलब है ओम लॉ नहीं लग रहा। वजह ये, फिर आप वोल्टेज में या तो कम करंट जा रहा है, यानी अगर आपका फर्ज करो ये तो ओम लॉ लग रहा है ना, ओहम्स लॉ, ये ओहम्स लॉ की ऐसी होती है। लेकिन फर्ज करो अगर ग्राफ ऐसा हो कि ये जा रहा है और यहां मुड़ रहा है, सो दिस इज नॉट ओम लॉ। क्यों? चले यहां से देखेंगे, ये फर्ज करो ये अगर आपका फर्ज करो, ये फर्ज करो अगर 20 था और 20 के वक्त 2 एम्पेयर था, अब ये देखेंगे अगर हमारे पास 40 आ गया तो कितना, ये देखो करंट कितना है, 2 से 3 एम्पेयर हुआ है, जबकि 40 में कितना होना चाहिए था, 4 एम्पेयर होना चाहिए था। इसका मतलब है करंट में डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, यानी ये चीज शो करती है, ये करंट है, ये वोल्टेज है, करंट में डिक्लाइन हुआ। या ऐसा ग्राफ हो कि आपका करंट यूं जा रहा हो, यानी करंट में डिक्लाइन ना हो बल्कि वोल्टेज में डिक्लाइन हो जाए। ये देखें, फर्ज करें ये हमारे पास वोल्टेज है और एक वोल्टेज, ये इसमें इतना करंट था और इसमें आप देखो कितना, यानी इतना ज्यादा करंट बढ़ गया सिर्फ इतनी सी वोल्टेज में। तो ये भी ओहम लॉ को फॉलो नहीं कर रहा ग्राफ, ये भी ओहम लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। ओहम लॉ को वही फॉलो करेगा जो स्ट्रेट होगा, और वो कब फॉलो करेगा, जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा और जब आपकी फिजिकल स्टेट भी हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज ओमिक बॉडीज एंड नॉन ओमिक बॉडीज। ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो ओम लॉ को फॉलो करे ओमिक डिवाइसेस कहलाती हैं, जो ना फॉलो करे नॉन ओमिक कहलाती हैं। ओम लॉ को कौन फॉलो करेगा, ओम लॉ को कौन फॉलो करेगा, ये ओमिक डिवाइसेस वो होती हैं जिनका, ये देखें, जिनका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे स्ट्रेट ग्राफ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि जिसमें अगर करंट ये वी ये करंट वो है, तो उनका ग्राफ बिल्कुल जो है ना स्ट्रेट बनेगा, इस तरह बिल्कुल, यानी 45 डिग्री पे इस तरह का बनेगा। दिस इज कॉल्ड ओमिक डिवाइसेस। ये हमारे पास ओमिक डिवाइसेस होती हैं, और ये कब होती है, जब हमारे पास नंबर 1 टेम्परेचर कांस्टेंट हो या फिजिकल स्टेट कांस्टेंट हो, फिजिकल स्टेट कांस्टेंट हो, यानी ओवरऑल कहें रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होने के लिए इन दो चीजों का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तब आप जितना जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना उतना करंट बढ़ेगा, वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ेगा, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। सो ये ओम लॉ को फॉलो करने वाली, यानी फॉलो द ओम लॉ, फॉलो ओम लॉ, यानी ओम लॉ को फॉलो करें, तो उनको कहते हैं ओमिक डिवाइसेस। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास है कंडक्टर, बहुत अच्छी डिवाइस। कंडक्टर जो होता है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से करंट को फ्लो कराता है। एक अच्छा कंडक्टर बहुत अच्छे तरीके से करता है अगर उसमें रेजिस्टेंस स्मूथ चलती है। ये था बच्चों ओमिक डिवाइसेस। और नॉन ओमिक डिवाइसेस में या ग्राफ यूं होता है या ग्राफ यूं होता है, ठीक है। ये दो डिफरेंट किस्म के ग्राफ है आपके पास। या फिर ग्राफ यूं भी हो सकता है स्टूडेंट्स, यूं भी ग्राफ होता है। आमतौर पे ये तो मैंने आपको बताया था, ये मेटल में होता है। मेटल में तो जबरदस्त काम है बच्चों, अगर अच्छा मेटल हो तो, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, दे आर वेरी गुड मेटल्स, दे गॉट वेरी लो रेजिस्टेंस। तो उनकी रेजिस्टेंस कम ही होती है, उनका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, आमतौर पे फिजिकल स्टेट भी कांस्टेंट रहती है। तो आमतौर पे 3 डिफरेंट चीजें, जिसमें एक हमारे पास ये है, ये फिलामेंट है, फिलामेंट ऑफ बल्ब। अपने बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना स्टूडेंट्स, वो उसका ग्राफ यूं होता है। उसमें ऐसा क्यों होता है ये भी सुन लें। वो नॉन ओमिक क्यों, ये सारे नॉन ओमिक है, ये नॉन ओमिक है, नॉन ओमिक। ये ओहम लॉ को फॉलो नहीं करते, ये ओहम लॉ को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये ओमिक है।
ये ओम लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। ऐसा क्यों होता है बच्चों? फिलामेंट एक बल्ब है, आपने अक्सर कहा था एक येलो कलर का एक बल्ब है जिसमें फिलामेंट लगा हुआ होता है, कभी उसको हाथ लगाओ आपका हाथ जल जाएगा, इतना गर्म होता है जब वो ऑन हो, तो उसकी बात तब कर रहा हूं। ऐसे जब ऑफ हो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है बच्चों? जब करंट उसमें जा रहा होता है उसमें एक छोटी सी लेयर होती है फिलामेंट की, जब करंट उसमें से गुजर रहा होता है ना चार्जेस, तो करंट हीट में चेंज हो जाता है, तो बहुत सारा करंट आपका जाया हो जाता है। किसमें? हीट एनर्जी में जाया हो जाता है। करंट कम हो जाता है, वोल्टेज आपकी अच्छी खासी बढ़ी रहती है, यानी रेजिस्टेंस आपका क्या हो रहा है? हीट की वजह से बढ़ता जा रहा है। रेजिस्टेंस हीट की वजह से, मैंने कहा था ना, अगर हीट बढ़ जाए कंडक्टर में, हीट बढ़ जाए तो आपका करंट स्लो होना शुरू हो जाता है। तो करंट आप देखें, ये करंट आपका, ये वोल्टेज है हमारे पास, ये करंट है वोल्ट। अच्छा, ये पिछली डायग्राम में यहां वोल्टेज थी, यहां करंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने अभी आपको ये बता दिया। ये करंट है, ये हमारे पास दी हुई है वोल्टेज। आप देखें कर्व कहां बढ़ रही है हमारे पास, आप जरा यहां देखें, मैं थोड़ा गलत हो गया, सॉरी स्टूडेंट्स। ये करंट है हमारे पास, करंट ये वोल्टेज है, ये हमारे पास करंट है वोल्टेज। खैर इससे फर्क नहीं पड़ता, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहां, लेकिन यहां फर्क पड़ रहा था इसलिए मैंने फिलामेंट था। अब देखो फिलामेंट में क्या हुआ, आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होनी शुरू हुई यहां से हीट की वजह से, यानी हीट बढ़नी शुरू होगी, रेजिस्टेंस बढ़नी शुरू होगी, आपकी रेजिस्टेंस बढ़ी। आप देखें पहले इस जगह पे जब वोल्ट था ना, ये यहां था, अब यहां वोल्टेज हुई हमारे पास, अच्छी खासी वोल्टेज आपकी इंक्रीज हुई है, लेकिन करंट में कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ, इतना करंट आपका इंक्रीज हुआ। वजह रेजिस्टेंस हाई हो गया। रेजिस्टेंस किसकी वजह से हाई हुआ है? हीट की वजह से हाई हुआ है हमारे पास। तो बच्चों ये आमतौर पे फिलामेंट में आपका ऐसा होता है। यहां जो हमारे पास है ये सेमीकंडक्टर्स में होता है। सेमीकंडक्टर्स ये कौन से होते हैं बच्चों? सेमीकंडक्टर्स वो कंडक्टर होते हैं जो कि बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते, लेकिन होते कंडक्टर हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम पीरियोडिक टेबल में चौथे ग्रुप में होते हैं आमतौर पर। स्टूडेंट्स मैं बहुत लंबा लेक्चर नहीं दूंगा, ये आगे जाकर हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आपकी हीट बढ़ती है ना, सेमीकंडक्टर्स में बने हुए होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन वहां मुयस्सर नहीं होते बहुत ज्यादा। करंट फ्लो करने के लिए आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हुए होते हैं हर सूरत में। यहां करंट क्यों फ्लो कर रहा है? इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चल रहे हैं हमारे पास, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे। तो अब होगा क्या स्टूडेंट्स कि फ्री इलेक्ट्रॉन अगर जितने ज्यादा होंगे उतने चार्जेस ज्यादा फ्लो करेंगे, और चार्जेस फ्लो करने से करंट बढ़ता होगा जितने ज्यादा चार्जेस हमारे पास हो। अब सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या हुआ, प्रॉब्लम यह है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मुयस्सर नहीं होते। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर्स को हम करंट से लगा दें और करंट को बढ़ाना शुरू कर दें, तो स्टूडेंट्स पता क्या होता है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दें, ठीक है, बढ़ा दें, तो शुरू में करंट आपका बढ़ना शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आप ज्यादा बढ़ाते हैं तो याद रखें करंट जो है ना वो सिग्निफिकेंट वैल्यू में बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि क्या अंदर हीट पैदा होनी शुरू होती है बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन उसके अंदर बने हुए होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आपने अगर केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल को अच्छे तरीके से पढ़ा हो, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड में ये होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। ये बॉन्ड जो है ना हीट की वजह से, जो अंदर हीट एनर्जी होती है, उस थर्मल एनर्जी होती है, उसकी वजह से बॉन्ड टूट जाता है, और बॉन्ड के टूटने से मजीद इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलने शुरू होते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं उतना करंट आपका हाई होना शुरू होता है। सो बच्चों आप देखो, आपका करंट ये है, वोल्टेज ये है, आप देखो करंट कितना ज्यादा है, यहां से यहां देखो कितना सिग्निफिकेंट बढ़ा, जबकि वोल्टेज में कोई खास इजाफा, यानी थोड़ी सी वोल्टेज भी बहुत सारे करंट को प्रोड्यूस करेगी। रीजन कि जो हीट प्रोड्यूस हुई थी, जो टेम्परेचर बढ़ा था, उसने उसके अंदर बॉन्ड्स को तोड़ा, और बॉन्ड्स को तोड़कर हमारे पास मजीद इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकाले, जिसमें से करंट बढ़ गया। याद रखें इसको आमतौर पे सेमीकंडक्टर्स को थर्मिस्टर्स में भी यूज किया जाता है, ये भी आगे जाकर पढ़ेंगे थर्मिस्टर, तो हम इसको सेमीकंडक्टर थर्मिस्टर्स भी कह सकते हैं। यहाँ डायोड, ये डायोड आप आगे जाकर पढ़ेंगे, डायोड भी सेमीकंडक्टर से ही बनते होते हैं,
और दो किस्म के सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब उनको जोड़ते तो वो डायोड बन जाता है। इस डायोड को रेक्टिफायर भी कहा जाता है। अगले क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो फिलहाल इतना ही। ओमिक बॉडीज that follow the Ohm law, non-ohmic body that do not follow the Ohm law, in this resistance does not remain constant. It whether it could increase current or it could increase the voltage as well. So anything can be more than the second variable, means resistance is not constant. If resistance would have been constant, then it would have been the same graph as this is drawn here, जहां जैसा ये ड्रॉ किया गया था। सो आई होप आपने ये सारे लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं अपने लेक्चर का खत्म करता हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट से आगाह करें कैसा लेक्चर लगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।